इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला बात अगर डिफाइन करना है तो हम सबसे पहली बात आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हमने पहले ही बोला आपको, नोट्स आपको अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अंदाज नया हो सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही बात करेंगे हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ charge flowing per unit time in a conductor कहने का मतलब है I इक्वल्स Q बाय T। बेसिक बात सर, I इक्वल्स Q बाय T। यहाँ Q हमारा चार्ज है और T हमारा टाइम है। I इक्वल्स Q बाय T, चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये बेसिक बात। इसी पर अगर मैं आगे बढ़ूं, मैं फैक्ट्स पे लेके चलता हूं आपको, फैक्चुअल बातें करें। हमने सिंबल क्या लिया है सर? सिंबल हमने कैपिटल आई लिया है या फिर हम कहीं कहीं स्मॉल आई भी ले लेते हैं। ये आप ध्यान रखें, स्मॉल आई भी कोई कोई सिंबल लेता है, करेंट कैपिटल आई। करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास एसआई सिस्टम में: लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में, जिसमें से करंट भी एक है हमारा। और ये बात हम भली भांति जानते हैं कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हमने आपको 11th में बात पढ़ाया था कि करंट हमारा किस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रहता है। एक सिस्टम पढ़ाया था हमने आपको, MKSQ सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड कूलम सिस्टम, जिसमें हमारा करंट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं था, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी था। क्या चार्ज एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी है? नो, चार्ज एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हमारा करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस पर बात करेंगे। करंट होता है Q बाय T, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा हो जाता है एम्पियर। कैपिटल यूनिट हमारा हो जाता है एम्पियर। एसआई सिस्टम में यूनिट एम्पियर हो जाता है। ये हमारा सीजीएस सिस्टम की बात करूं, सीजीएस सिस्टम में आप जैसे चार्ज का 2 यूनिट पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ करंट का भी 2 यूनिट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप स्टैट एम्पियर, इसी को हमने क्या नाम दिया है? ESU ऑफ करंट, स्टैट एम्पियर। वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर होता है 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर। सेम बात। आपने एक यूनिट पढ़ा क्या सीजीएस सिस्टम में? स्टैट एम्पियर। एक और यूनिट पढ़ेंगे आप, BI, बायोड बोलते हैं इसको, बायो बोलते हैं, कोई बायोड भी बोलता है, बायोड, या इसको एब एम्पियर भी बोलते हैं। एब एम्पियर को क्या बोलते हैं? बायोड, BI। 1 बायोड होता है 10 एम्पियर के बराबर। याद रखिए 1 बायोड कितना होता है? 10 एम्पियर। आगे जाके आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे बायो से व्हाट्स लॉ, वही बायो है हमारा। बायो साइंटिस्ट का नाम बायो था, उन्हीं के सम्मान में लिया गया है बायो। ये बायो हमारा सीजीएस यूनिट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यूनिट है हमारा एम्पियर का, करंट का। और 1 बायो होता है हमारा 10 एम्पियर। ये बात आप जानते हैं यहाँ से। ये तो बात हुई यूनिट की। डायमेंशन सर इसका क्या होगा? डायमेंशन एम्पियर हमारा वैल्यू क्या है? करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी एम्पियर है, ये होता है डायमेंशन। ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट पर ये बात करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें से हो सकता है जो बात आपके नोट्स में ना हो उसको अपडेट कर लेंगे आप।
और किसी को इसमें समस्या है तो वो पूछिए, अपना माइक ऑन करिए और पूछिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। फैक्ट में ही आगे बढ़ेंगे, फैक्ट्स में ही आगे बढ़ेंगे। हमारा करेंट का जो हमने बात किया, करेंट एक कंडक्टर है, कंडक्टर लिया, देखिए कंडक्टर बैटरी से जोड़ा, वी पोटेंशियल है, चार्ज हमारा इस कंडक्टर में फ्लो होता है क्यू, और हमारा करंट भी फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। कैसे होता है उस पर बाद में बहस करेंगे, बाद में बहस करेंगे कैसे होता है, चार्ज करंट कैसे होता है। इस पर पहली बात जो हमने करी थी सर, I इक्वल्स Q बाय T, यूनिट क्या हो गया एम्पियर, यहां से Q इक्वल्स I इंटू टी लिख सकते हैं, जो कि हमने आपको कराया है पहले भी, I इक्वल्स Q इक्वल्स I इंटू टी कराया, ये चार्ज हमारा हो गया। यहां से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, यहां से आप 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप, ये I इक्वल्स Q बाय T 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकता है, Q इक्वल्स I इंटू टी 1 कूलम को डिफाइन कर सकता है। हमने बताया था आपको 1 कूलम को भी डिफाइन करेंगे हम, 1 एम्पियर को भी डिफाइन करेंगे हम। डेफिनेशन 1 एम्पियर का क्या बनेगा, आप यहाँ अपडेट कर लीजिए नोट्स में डेफिनेशन, आप डेफिनेशन हालांकि आपके यहाँ एम्पियर का होगा। क्या होगा, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो होता है, उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के जो क्वांटिटी को, मात्रा को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, व्हेन 1 कूलम charge is flowing through a wire in 1 second, then the current is said to be 1 ampere, या ऐसे बोलेंगे 1 ampere current is that current when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second। इसी को अलग तरीके से बोला जो हमने लिखा आपको, definition 1 coulomb of charge flowing through a wire in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। इसी तरह से 1 coulomb को अगर डिफाइन करना हो, जो कि हमने आपको कर दिया है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले नोट्स में अपडेट किया हुआ है 1 coulomb यहां से, अगर करंट हमारा यहाँ Q हमारा 1, T हमारा 1, तो 1 एम्पियर। इसी को आप लैंग्वेज को इसी को लिख सकते हैं 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इक्वल्स, यानी इसी को आप बोल सकते थे 1 एम्पियर इक्वल्स 1 कूलम पर सेकंड, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगला डेफिनेशन देखिए 1 कूलम का क्या हो जाएगा, व्हेन 1 एम्पियर of current is flowing through a wire in 1 second, in 1 second, then the charge flows through the wire is said to be 1 कूलम। ये बात आप लिख सकते हैं यहां से। ये तो हुआ आपका बेसिक आइडिया, इस पर बात किया हमने सर, यहाँ से डेफिनेशन हमने कहां से निकाला 1 कूलम का और 1 एम्पियर का डेफिनेशन हमने इन दो फॉर्मूले से निकाले। हालांकि 1 कूलम का डेफिनेशन आपके यहाँ नहीं है, तो आप चाहें तो नोट्स में अपडेट कर सकेंगे इसको। 1 कूलम का डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा रखा है, यहाँ भी अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप कर सकेंगे।
1 कूलम इक्वल्स 1 एम्पियर सेकेंड। ये बात आप कर सकते हैं। ये तो यूनिट और डायमेंशन पर बात करी हमने, और इसके डेफिनेशन पर यूनिट्स का 1 एम्पियर और 1 कूलम को हमने डिफाइन किया है। चलिए इसको आप नोट्स में अपडेट करें, स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन दो तरह का देखेंगे, कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन पर बात करते हैं हम लोग। कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल, कन्वेंशन का मतलब होता है माना गया बात है, ये परंपरागत बात है, परंपरा जैसी चली है उसी को हम लोग ढो रहे हैं, यही कन्वेंशन होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। देखिए मैं एक कंडक्टर बनाता हूं, आपको दिख रहा होगा, एक कंडक्टर है हमारा ये। चलिए हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या है, जैसे ही यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, बी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया। ये हमारा हाई पोटेंशियल हो गया, ये हमारा लो पोटेंशियल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल। और चार्ज फ्लो होता है हमारा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चलिए अभी हमारा चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यहाँ पर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से कहां मूव होगा? सर इलेक्ट्रॉन हमारा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से कहां मूव होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हम जानते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्लो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? ये तो बेसिक आइडिया है हमारा, हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि हमारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही करंट फ्लो होता है, ये बात हम जानते हैं। क्लियर है? चलिए अभी हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से नेगेटिव से पॉजिटिव पर मूव हो रहा है, ये हमारा एक्चुअल डायरेक्शन है करंट का, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल एक्चुअल डायरेक्शन। लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं, हमारा फिजिक्स मानता है और स्ट्रांगली बिलीव करता है चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल टू द बैटरी, सीधा बात, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर फ्लो हो रहा होगा। तो हमारा डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन पर बात is in the direction of flow of positive charge, सिंपली ये बोलेंगे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं होता है हमारा, ये बात आप जाके आगे जाके हम 14th लेक्चर में पढ़ते हैं कि क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, इस पर अभी बहस नहीं करेंगे। बस ये जानिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जो अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखाते हैं करंट का, फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो डायरेक्शन दिखाते हैं हम करंट फ्लो का, वही हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। यानी इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, कन्वेंशनल करंट is in the
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। ये हमारा कन्वेंशनल करंट। यहीं पर अगर मैं डेफिनेशन पूछूं, अभी पूछा गया कुछ साल पहले, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। क्वेश्चन समझने का प्रयास करें, क्या बोल रहा है व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का डेफिनेशन क्या देंगे? द करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है और पूरे साइंस में यही मान के चलेंगे, रियल पर काम नहीं करेंगे, हमने कन्वेंशनल पर काम करना है। क्या बोलेंगे? द डायरेक्शन ऑफ द व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, this current is known as conventional current, and the direction of conventional current is in the direction of flow of positive charge or in the direction opposite to the flow of negative charge। एक ही बात, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दोनों ही बातें सही है हमारी। कन्वेंशनल डायरेक्शन, यही हमारा कन्वेंशनल डेफिनेशन आ गया। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपोजिट 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 टू द, ये होगा कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपोजिट लगेगा, यहाँ अपोजिट लगा देंगे, उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोड अगर इधर फ्लो कर रहा है, करंट हमारा इधर, ये कन्वेंशनल करंट। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। या तो आप यहाँ लगा दें अपोजिट, या तो आप यहाँ लगा दें अपोजिट, क्या करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, और इस करंट को क्या कह देते हैं? कन्वेंशनल करंट कह देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग। हाँ पूछिए। नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अच्छा समझ में आया? नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। क्यों करता है, सब बात हम कर चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करके आएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा ना। यहाँ तो लो पोटेंशियल है, यहाँ हाई पोटेंशियल है, तो नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है? लो से हाई पोटेंशियल के थ्रू होता है। इसलिए जब हमने इसको, जैसे ही हमने वायर को बैटरी से जोड़ा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव लो पोटेंशियल, इस साइड लो पोटेंशियल, इस साइड हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, इसलिए कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट है या एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। एक्चुअल डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? बेसिक बात है, हम जान ही चुके हैं, अभी तुरंत हमने बताया आपको। एक्चुअल किधर होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में एक्चुअल करंट होता है हमारा। इलेक्ट्रॉन हमारा जिधर मूव करेगा वही हमारा एक्चुअल करंट। डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट is opposite, sorry, in the direction of flow of electrons। देखिए इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उस डायरेक्शन में अगर करंट को डायरेक्शन को दिखाएंगे तो एक्चुअल करंट हो जाएगा।
लेकिन आपके सिलेबस में एक्चुअल करंट पर बात ही नहीं है, एक्चुअल करंट पर काम ही नहीं करेंगे, डिवाइस बनाएंगे, सारा काम करेंगे हम लोग कन्वेंशनल पे, कन्वेंशनल डायरेक्शन पे, कन्वेंशन पे काम होता है। क्यों होता है इस पर बहस करेंगे, जल्दी ही करेंगे। ये एक्चुअल करंट। अब आते हैं और कुछ भी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। एक तो हमारा करेंगे हम लोग कुछ और फैक्चुअल बातें हैं। करेंट, ये बात आप लिखेंगे, मतलब नोट्स को, नोट्स में हो सकता है ना हो तो अपडेट करेंगे उसमें। करेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी एक कंडक्टर है, आप देखिए एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है हमारा, यहाँ का एरिया 1 है, यहाँ का एरिया 2 है, यहाँ पर करंट I1 और यहाँ पर करंट I2 हमने दिया है, और बोला है कि 4 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप क्वेश्चन के माध्यम से ही समझिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। I1 इज ग्रेटर देन I2, I2 इज लेस देन I1। एक ही बात को, I1 is less than I2, I1 is equal to I2, none of these। समझने का प्रयास करें, हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है। करेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करंट डिपेंड नहीं करता है। हमने मान लीजिए इसको आई करंट दिया है, यहाँ से जो आई करंट जाएगा, यहाँ से भी आई करंट ही जाएगा पर यूनिट टाइम में। तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यहाँ पर दिख रहा है फिगर में, यहाँ फिगर में क्वेश्चन में दिख रहा है A1 इज ग्रेटर देन A2, ये दिया हुआ है एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बड़ा। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करंट हमारा डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? 3 नंबर, सी नंबर से आपका I1 इक्वल्स I2। इसको आप रखिए स्क्रीनशॉट में। ये छोटी सी बात आप जानेंगे। चलिए आगे। अगला करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने करंट के डायरेक्शन पर चर्चा की, सर कन्वेंशनल डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन सीधी बात, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात जानना कि करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, और कहां से कहां? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बात आप नोट्स में अपडेट करें। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। इन द, मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, एक्चुअल करंट पर कोई डिस्कशन नहीं होगी हमारे यहाँ। कन्वेंशनल करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इफ potential difference is zero, then current is zero। ऑब्वियस बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, करंट फ्लो कहां से होगा? करंट फ्लो नहीं होता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं, ये बात मान लेना। चलिए मैं कुछ फॉर्मूला आपको अपडेट करा दूं। I इक्वल्स Q बाई टी हमने जो लिखा है, ये चार्ज और ये टाइम, ये जो करंट का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप स्टडी करें, इसके लिए यूज करें। आपने Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी पढ़ा कहां से? याद करिए, आपने पढ़ा Q इक्वल्स प्लस माइनस एनी इलेक्ट्रिक चार्ज में क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था। तो हमारा यहां से फॉर्मूला I इक्वल्स प्लस माइनस एनी अपॉन टी नहीं हो जाएगा क्या?
यहीं से ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2 मार्क्स में पूछा है, आप देखिएगा कहीं। यहाँ पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि करंट का वैल्यू दे दिया है कि 10 सेकंड में 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 10 सेकंड में 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। आपको आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ई का वैल्यू जानते हैं, एन मांग रहा है, तो आप ये फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिख के काम करेंगे, फाउंडेशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे। अगला देखिए सर, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा आई इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज करंट को बताता है, किसको बताता है, एवरेज करंट को बताता है। जब आपको एवरेज करंट निकालना होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज करंट को बताएगा। आगे बढ़ेंगे हम, इसके आगे बढ़ेंगे, देखिए आई इक्वल्स, यहीं पे जब हमारा इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा, क्षणिक है ना, एकदम इंस्टेंट में, किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे, जैसे कि किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, इंस्टेंट टाइम में करंट कितना था, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यही आगे जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारा डी क्यू बाय डी टी, करंट हमारा, ये इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे इस पर। ये इंस्टेंटेनियस करंट का डी क्यू बाय डी टी, आई इक्वल्स डी क्यू बाय सॉरी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सॉरी डी क्यू बाय डी टी, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, सॉरी डी क्यू बाय, इसी को आगे अगर आप बढ़ाएंगे तो डी क्यू बराबर आई डी टी हो जाएगा हमारा, ये हमारा टोटल करंट निकालने के लिए, ये हमारा हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स आई डी टी, और टोटल करेंगे यहीं से क्यू निकालेंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे आई डी टी। ये हमारा एक और फॉर्मूला चार्ज निकालने के लिए, ये देखिए आपको स्लोप टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्लोप बन रहा है, ये हमारा एरिया टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। आपने एरिया और स्लोप का ग्राफ देखा है, आपने एरिया और स्लोप का ग्राफ देखा है। इस पर अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो आगे बनाता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला और बहुत सारी बातें आपके नोट्स में अपडेटेड नहीं है, उसको अपडेट करके ये ऑफ करिए। मैं इन दोनों पर ग्राफ कराता हूँ, ग्राफ के साथ। चलिए आगे देखिए, हमने डी क्यू बाई डी टी बोला, ग्राफ समझते हैं, ग्राफ, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा चार्ज का एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, इसका जो स्लोप होगा वो करंट बताएगा, डी क्यू बाई डी टी, ये थीटा स्लोप। इसी तरह से देखते हैं, यानी स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ गिव्स करंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आया, इंपॉर्टेंट बात है आपकी, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ गिव्स करंट। मैं आपको इस पर सवाल बनाने के लिए दूंगा, तो वहां आप क्लियर हो जाओगे कि क्या बात कर रहा है, यानी दैट इज tan थीटा इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स आई करंट। कहीं पे एंगल दिया हो, क्यू की ग्राफ का एंगल दिया हो, तो आप यहां से करंट निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी फॉर्मूला। एक और करेंगे आप, एरिया आई टी ग्राफ है ना, ये एरिया वाला ग्राफ, ये एरिया, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, एरिया, एरिया, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ गिव्स चार्ज, है ना, चार्ज देगा, यानी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कहने का मतलब है ये वाला अगर हमारा, ये वाला हमारा, ये टाइम एक्सिस, ये करंट एक्सिस, मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, चार्ज बताएगा, 1/2 हाफ इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर, यहाँ इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये एग्जांपल में लिख के तौर पर रख सकते हैं आप।
यानी आईटी ग्राफ का करंट और टाइम ग्राफ का एरिया करंट का वैल्यू देता है और चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट का वैल्यू देता है। सिंपल बात है, चार्ज का वैल्यू हमारा एरिया देगा, करंट का स्लोप देगा। ये आप छोटी सी बात ये भी जाना, इसको भी आगे नोट्स में अपडेट करके, हो सकता है आपके नोट्स में ये बातें ना, इसको अपडेट करिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे अब देखेंगे लोग टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट पर बात करेंगे। ये छोटा छोटा फॉर्मूला हमने जाना, फॉर्मूले पर बात करिए। मैंने कुछ फॉर्मूला आपके नोट्स हो सकते हैं, कुछ आपको करने हैं। नोट्स को अपने पास रखिए और नए नोट्स बनाइए और फॉर्मूला को अपडेट, जो भी बातें अपडेट होंगी नोट्स में मैं। चलिए अगला चलते हैं, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। दो टाइप देखेंगे हम लोग, एक तो डायरेक्ट करंट देखेंगे, दूसरा कन्वेंशन अल्टरनेटिंग। देखिए हमने इन दोनों का डिफरेंस भी बताने का प्रयास किया है। पहले मैं डायरेक्ट करंट को डिफाइन कर लेता हूं, फिर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन कर लेते हैं और दोनों को हम लोग देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है। पहला चलिए डायरेक्ट करंट क्या होता है, अ करंट whose mod sorry whose direction does not change with time, डायरेक्ट करंट कहलाता है। सिंपल वे में जानेंगे कि डीसी हमारा अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अ करंट whose direction does not change with time is known as direct current। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा, डेफिनेशन आपको नोट्स में है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, ये जो हमारा है, ये हमारा आई और टी का जो ग्राफ है, ये हमारा डीसी को रिप्रेजेंट करता है। ये करंट का वैल्यू देखिए टाइम के साथ चेंज नहीं, ये कांस्टेंट डीसी, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट डीसी। यहीं पे एक और फिगर मैं बनाऊं, देखिए आप एक और फिगर देखेंगे, क्या ये डीसी है या एसी है, ये भी डीसी है, लेकिन ये डीसी हमारा ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये फ्लक्चुएटिंग, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है। इसी को एक और तरीके से मैं अगर बताने का प्रयास करूं, सर ये देखिए, क्या ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, नहीं, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव एक्सिस में, ये भी पॉजिटिव एक्सिस में, ये भी कैसा भी करेंगे बनाओ पॉजिटिव एक्सिस में ही बनाओ, यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये भी फ्लक्चुएटिंग डीसी है हमारा, डीसी है हमारा। यानी कोई भी फिगर जिसमें करंट और टाइम एक्सिस में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो ये हमारा डीसी। यहीं पे एसी पे अगर मैं बात करूं तो एसी में क्या कहेंगे, अ करंट whose डायरेक्शन मॉड changes continuously and direction changes periodically। एक खास पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है और हर समय अपना वो चेंज करता है मैग्नीट्यूड। जैसे मैं डायरेक्शन इससे दिखाने का प्रयास करूं डायग्राम से, ये देखिए हमारा, ये हमने देखा, ये हमारा एसी, आपने ऐसा ही एसी देखा है और हमारे सिलेबस में ऐसा ही एसी है। क्या देखिए हर पॉइंट ऑफ टाइम में मोड चेंज हो रहा है, मोड चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये पॉइंट में जीरो हो गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट के बाद इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर मोड चेंज चेंज चेंज, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज, एक समय में पॉजिटिव, एक समय में नेगेटिव, फिर एक समय में पॉजिटिव, फिर एक समय में नेगेटिव, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, समय के साथ इसका मोड भी चेंज होता है कंटिन्यूअसली और डायरेक्शन भी चेंज होता है। इसी का और एक दो डायग्राम देखेंगे आप, देखेंगे ये भी हमारा क्या है, एसी है सर, डायरेक्शन चेंज हो गया, ये भी हमारा एसी है सर, डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कोई भी करंट एसी होगा जिसका डायरेक्शन चेंज होगा टाइम के साथ। हम लोग
रेगुलर बेसिस पर बात करेंगे, इसके वेव पर बात करेंगे आगे जाके अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ेंगे। एक चैप्टर ही है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, 7th चैप्टर, इसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे। हमने डायरेक्ट करंट पर बात क्या इसका मॉड चेंज हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। इसका मॉड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, डेफिनेशन में लिख सकता है। ये तो बात हुई डीसी पर बात हुई, इसके सारे डायग्राम वगैरह आपके नोट्स में दिए हुए हैं, टेंशन की बात नहीं है आपके लिए, सारा बात आपको किया हुआ है। आगे चलेंगे, कुछ डिफरेंसेस हैं इसके बीच में, कुछ बातें हैं तो डिफरेंस के रूप में पढ़ लेंगे हम लोग आगे। डीसी क्या होता है, डीसी का सोर्स क्या होता है, इसका भी सोर्स क्या होता है। डीसी का सोर्स होता है सेल। सेल आपने सुना हो, जो टॉर्च में लगता है, घड़ी में लगता है, सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है, बैटरी। कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट करता है, तो सोर्स सेल होता है, बैटरी होता है। डीसी जनरेटर, जिसको हम लोग डायनेमो कहते हैं, ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट करंट का सोर्स है। इसका सोर्स हमारा एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, इसी को अल्टरनेटर, ये आपके नोट्स में है, इसको अल्टरनेटर। अगला, यह हमारा लेस डेंजरस होता है, क्योंकि एसी डीसी से कहीं सुना कि बैटरी से तार पकड़ा और झटका लगा आदमी मर गया, टॉर्च जला रहा था अचानक छू लिया बैटरी को और मर गया आदमी, ऐसा भी नहीं होता है। जो डीसी सोर्स सप्लाई होता है वो लेस डेंजरस होता है, लेस डेंजरस होता है। और ये वाला हमारा मोर डेंजरस होता है, डेंजरस ज्यादा होता है। ये हमारा महंगा होता है, क्योंकि एक घर में एक पंखा चलाने के लिए बड़ी बैटरी में बहुत खर्च होता है, और उसमें नहीं पाए एक बिजली खर्च करके पूरा दिन पंखा चला सकते हैं। तो ये हमारा कॉस्टली होता है, और ये हमारा चीप होता है, सस्ता होता है। इसको हम लोग आमीटर से मेजर करते हैं, क्लियर है। डीसी को आमीटर से मेजर करते हैं, और एसी को हॉट वायर मीटर, हॉट वायर मीटर से मेजर करते हैं। एसी करंट को मेजर करते हैं हॉट वायर आमीटर से, और एसी वोल्टेज को मेजर करते हैं हॉट वायर वोल्ट मीटर से। उसी तरह से हम डीसी को मेजर करते हैं नॉर्मल आमीटर से, और डीसी वोल्टेज को मेजर करते हैं नॉर्मल वोल्ट मीटर से। नॉर्मल वोल्ट मीटर और आमीटर और हॉट वायर आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, इसको पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे, वहां मैं आपको अंतर समझाने का प्रयास करूंगा। वोल्ट मीटर आमीटर और हॉट वायर मीटर में वहां देखेंगे। यहाँ बस ये जानिए कि डीसी को मेजर करते हैं आमीटर से, और एसी को मेजर करते हैं हॉट वायर मीटर से। ये छोटी छोटी बातें आपने डिफरेंसेस के रूप में पढ़ी, इसके डेफिनेशन में पढ़ा। आप देखेंगे आपके नोट्स में सारी बातें, सारा कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, कोई ज्यादा जरूरी चीज नहीं है यहाँ पे, ये बातें आपके नोट्स में। थोड़ा सा कुछ बातें हैं यूं करेंगे, जो करेंगे, एक तो करेंगे हम लोग फॉर्म्स ऑफ करंट, कैसे वितरण होता है, एक तो स्टडी करेंगे, जो कि हमने फॉर्मूला अभी लिखाया स्टडी करेंगे, जी क्यू बाय सॉरी क्यू बाय टी, स्टडी करें। अब फिगर से देख के समझने का प्रयास करिए, फिगर से देख के प्रयास करिए समझने का। टी ये हमारा क्यू, क्यू नहीं आई करें, ये हमारा स्टडी करें। ये जो हमारा फिगर बन रहा है, ये ए फिगर हमारा स्टडी करेंगे। द करेंट विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट, सिंपली पूरा जो फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है। द रेट इज कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, ये हमारा स्टडी करेंगे। एक तो होता है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल करंट क्या होता है, टाइम के साथ इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है। जैसे मैं बोलूंगी तो टाइम के साथ बी जो हमारा फिगर बन रहा है, ये हमारा वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट है, क्योंकि ये हमारा थीटा हर टाइम बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग करंट। मैं एक और दिखा रहा हूँ, ये भी हमारा सी जो डायग्राम बन रहा है, ये भी हमारा क्या दिखा रहा है, वेरिएबल करंट दिखा रहा है। चलिए बी एंड सी हमारा क्या दिखाया, तीसरा हमारा होगा
AC अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है सर। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा जो डायग्राम है टी डायग्राम, ये हमारा किसको दिखा रहा है, अल्टरनेटिंग दिखा रहा है। इसी टी वाला डायग्राम आपको अल्टरनेटिंग, एक एक बात आपके नोट्स में डेफिनेशन के साथ लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्या सीखा अल्टरनेटिंग करंट से, स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इस पर बात की। ये बेसिक आइडिया था हमारे पास, बेसिक आइडिया था एसी डीसी और करंट के बारे में, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन था, कन्वेंशनल करंट वगैरह। अभी अलग अलग मटेरियल्स में करंट कैसे फ्लो होता है, cause of flow of current in different materials क्या क्या है, उस पर बहस करेंगे। क्या क्या है देखिए, एक तो हमारा कंडक्टर, कंडक्टर्स में करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फ्लो होता है इस पर बहस नहीं करेंगे, बस जानिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। द करंट फ्लोज इन डिफरेंट मटेरियल्स। पहला बात कंडक्टर, कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो क्यों होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। दूसरा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में भी करंट फ्लो होता है, ये हम जानते हैं। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सिंपली किसी भी सॉलिड में करंट फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन क्या है ये तो आप जानते हो, होल्स के बारे में आपके पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो होल्स को आप 14th चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस जानिए सिर्फ सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तीसरा फ्लूइड, ये तो सॉलिड्स की बात है, सॉलिड्स की बात है। फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैस दोनों। इसमें हमारा करंट फ्लो होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, फ्री आयंस। फ्री आयंस के कारण फ्लूइड में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। जिम्मेदार कौन है, फ्री आयंस। आयंस बनते हैं H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, है ना, SO4 जो आयंस होते हैं। चलिए चौथा इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तरह का फ्लूइड ही है इलेक्ट्रोलाइट, कभी कभी सॉलिड भी होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो अभी आप बाद में समझेंगे कैसे होता है, डिस्कस भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्री चार्ज आयंस, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स में जिम्मेदार होता है करंट फ्लो का। जैसे ZnSO4 बनता है H2SO4 के टूटने से H प्लस आयन में और SO4 माइनस आयन, तो ये आयंस हमारे क्या होते हैं, करंट फ्लो के लिए जिम्मेदार होता है। के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट फ्लो के जिम्मेदार कौन है, चार्ज, फ्री चार्ज जो फ्री होते हैं वो हमारा जिम्मेदार है। आज की क्लास में मैं अगर समअप करने का प्रयास करूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक, क्या क्या पढ़ा है उस पर बात करेंगे। देखिए हमने करंट पढ़ा, करंट को डिफाइन किया, इसका बेसिक सारा बात पढ़ा, बेसिक जो फैक्ट्स हैं हमारे वो सारी बातें हमने क्या करी, डायरेक्शन पर बात किया, है ना, टाइप्स पे बात किया, यूनिट्स एंड डायमेंशन पे बात किया हमने, फिर हमने क्या बात करी, कुछ और इंफॉर्मेशन जाना, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑन करंट जाना, और इस पर बात किया हमने, बहस किया। इतनी बातें हमने अब तक पढ़ी। कल हम लोग आगे जो हमने इसके बाद वाला टॉपिक बोला था, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बातें कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रहेगा। किसी को कोई सवाल है मन में तो अपना स्पीकर ऑन करो और पूछो।